दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है IHRM का एग्ज़ाम आ गया है, बिल्कुल नज़दीक है और मैं भी इसके 5th यूनिट लेकर आ गया हूँ। बहुत आसानी से अपन ने 4th यूनिट तक कंप्लीट कर दिया है, 5th यूनिट भी इसी आसानी के साथ कंप्लीट कर देंगे। जल्द से जल्द मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी बना दिए हैं और 4th यूनिट भी बना दिए हैं, मतलब 1 2 3 4 अपलोड हो गया है। आशा है आपकी कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपसे मेरी आशा है, मतलब मेरी आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरे चारों यूनिट आप देख चुके हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही में बधाई के पात्र हैं और मेरी पूरी आशा है कि आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। MBA 4th सेम के लिए स्पेशली बना हुआ है और AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप MBA वहां से कर रहे हैं तो BBA BCom ऑनर्स में सब्जेक्ट चलता है, PGDBM और UGC नेट में तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल HRM। अब याद रखना, IHRM की बात हो रही है, इमर्जिंग ट्रेंड की बात हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, कोठारी पब्लिकेशन के अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड लिखे हुए हैं और जो मैं इमर्जिंग ट्रेंड बता रहा हूँ, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जो बुक लिखी है, जब राइटअप हुई है, तो वो बुक जब राइटअप हुई है वो 2017, 18 या 19 का पब्लिकेशन होगा और इमर्जिंग ट्रेंड हमको हमेशा करंट वाले लिखने होते हैं। अगर वो और ये सिमिलर हैं तो अप्रोक्सीमेटली वही चलते हैं, क्योंकि बात पे घुमा फिरा के बार बार वही लिखी जाती है। तो इसलिए इज इट इज एक पॉइंट अपन क्लियर कर देंगे और बहुत आसानी से अच्छे से ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैं सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब क्या है कि जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे HRM की बात करते हैं, जब हम वैश्विक तौर पे HRM की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी नई चीजें आई हैं। टेक्नोलॉजी आया है, लीगल एस्पेक्ट आया है, सेफ्टी इशू आए हैं, वही तो सब लिखा हुआ है। परेशान क्यों होते हो? देखो, पहला इमर्जिंग ट्रेंड आया है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट आया है। पहले MNC में क्या होता था कि दो ही देश काम कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में आ गई, वो इंडिया में व्यापार कर रही है, फ्रांस की कंपनी इंडिया में आ गई, इंडिया में व्यापार कर रही है। अब ग्लोबलाइजेशन है, मीन्स कि अब कंपनी मूव ऑन होने में ज्यादा बिलीव करती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोविड के कारण अभी जीरो टॉलरेंस नीति चाइना ने अपना रखी है कि जीरो टॉलरेंस, यानी एक भी अगर कोविड का केस आता है तो पूरा सिटी लॉकडाउन कर दो। इसके कारण क्या हुआ, 30,000 MNCs ने चाइना से विड्रॉ करा, हांगकांग में गए, वो ताइवान में जा रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं और भी दूसरे देशों में मूव ऑन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनदर अपॉर्चुनिटी। तो HRM क्या है, अब ग्लोबल परसेप्शन से लेने लगा है, मल्टीनेशनल की जगह पूरे वर्ल्ड को एक एम्फेसिस बना के करने लगा है। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होता है, मींस क्या पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस का वॉर हो रहा है, ये सारे ही एग्जांपल लिखने हैं आपको। यूक्रेन और रूस का वॉर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आएगा, HRM के ऊपर आएगा। उसमें सैलरी नेगोशिएशन हो गया, आपकी एम्प्लॉय रिटेंशन रेशो हो गया, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ चीजें ग्लोबल इम्पैक्ट करती हैं। वर्क फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि HRM में तो वैसे IHRM में हमेशा से रहा है कि डाइवर्सिटी यानी कि वेरियस काइंड्स ऑफ द कास्ट रिलीजन के पर्सन HRM में वर्क करते हैं, IHRM में वर्क करते हैं, कंपनी में वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कौन सी कंपनी की बात हो रही है, MNC की बात हो रही है। तो यहाँ पर इमर्जिंग फैक्टर कौन सा है, वर्क फॉर डाइवर्सिटी। अब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब रिमोट से भी हम हायर कर लेते हैं। कितनी बार मुझे कुछ प्रूफ रीडिंग करानी होती है और नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए ब्रिटेन के 2-3 बंदे हैं, उनको हायर कर लेता हूँ, यहाँ से उनको डॉलर्स में पेमेंट चला जाता है और वो प्रूफ रीडिंग करके दे देते हैं बुक्स आर्टिकल्स की। सिंपल मीन्स ग्रामर चेक करके दे देते हैं। तो वो क्या हुआ, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, मीन्स कि अब केवल वर्क फोर्स जो रही वो लिमिटेड नेशन की नहीं रही, ये डाइवर्सिफाई हो चुकी है। मीन्स कि डिफरेंट पीपल वर्क टूगेदर फॉर सिंगल कंपनी विद द सेम मैक्सिमम आउटपुट, है ना। तो वर्क फॉर डाइवर्सिटी भी एक प्राइम एस्पेक्ट रहा है IHRM का। चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट, अब पहले स्किल जो थी वो केवल कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट थी, वहां के लोकल एरिया की रिक्वायरमेंट थी। अब मल्टी नेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है ट्विटर का जब बात हुई तब यहाँ के CEO को उठा के वापस दूसरे देश के स्विट्जरलैंड में भेज दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया। क्यों? ट्विटर में कोई ट्रेंडिंग में चला था,
अब वो अलग विवाद है, कभी उस पर बात करेंगे। तो अब क्या हुआ चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट में कि जो पर्सन हम रिक्रूट करते हैं एक ही देश के लिए नहीं, वो दूसरे देश में भी साइमल्टेनियसली वर्क कर सके। मीन्स स्किल एनहांसमेंट बहुत हो गया, स्किल की रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पहले स्किल की रिक्वायरमेंट केवल टेक्नोलॉजिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और एटीट्यूड की होता था। लेकिन अब उसमें मल्टीनेशनल, मल्टी लैंग्वेज, यानी कि आप जापानीज, फ्रेंच, जर्मन जो लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि जिनकी स्पीकिंग जो है वो बोल सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपर हैंड रहता है। ठीक है। कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग, डाउनसाइजिंग का मतलब है कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, वर्कफोर्स कम यूज करनी है। डाउनसाइजिंग का मतलब कि नीचे की तरफ, वो नीचे की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा प्रॉम्प्ट बेसिस पे चलते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग करनी होती है, वर्क कंटिन्यूस अपग्रेड करना होता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन प्लस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तीनों मिला के कहलाता है कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम अब कंटिन्यूस चलते हैं, पहले पीरियोडिक होते थे, अब कंटिन्यूस, मतलब डेली कोई ना कहीं कोई ना कोई ट्रेनिंग चल ही रही होती है। या तो आप उसको जॉब रोटेशन से करते हो, या आप वर्कशॉप कराते हो, सेमिनार कराते हो, कंटिन्यूस एक्टिविटी हो गई है। अब डेली रूटीन में ट्रेनिंग का आवर्स फिक्स हो गया कि 30 मिनट्स में आपको, जैसे कि जापान में एक कल्चर है, बहुत मतलब तगड़ा कल्चर है। क्या कल्चर है कि जब भी कंपनी का आदमी अगर जब शाम को अपने घर जा रहा होता है, शाम को जाने से पहले वो सब से मिलकर ये बोलता है कि आप सबने मेरे को यहाँ पर काम करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, और मैं घर जा रहा हूँ और आज मैंने ये चीज़ सीखी। जब वो ये बोल रहा है ना, आज मैंने ये चीज़ सीखी, तो दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को मैं बता दूं आपको, जापानीज टेक्निक है और इसको बोलते हैं काइजन। याद रखना, ये काइजन वर्ड लिख लिया ना तो बहुत भला हो जाएगा। काइजन टेक्निक बोलते हैं, काइजन टेक्निक बोलती है, काइजन टेक्निक बोलती है इंप्रूवमेंट एंड विद द कॉमा। क्या बोलती है? इंप्रूवमेंट एंड विथ कॉमा, मतलब कि हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए जगह होती है, कभी भी इंप्रूवमेंट में फुल स्टॉप नहीं लगता है, यानी कि आप अपने आप को हमेशा बेहतर बना सकते हैं। दैट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जैसे हम भी बना रहे हैं, कुछ पेपर अच्छे नहीं जा पाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बार बार उनको अच्छे कर सकें। अगले जो आपके जूनियर्स 4th सेम का एग्जाम देने आएंगे, उनके लिए जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, उनके लिए वीडियोस लाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी और अपडेट कर सकूं मैं अपने आप को, और अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो माफ़ी चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे को फीडबैक दें, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ और आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भाई बंधु हैं, उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है। री इंजीनियरिंग वर्क प्रोसेस फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। री इंजीनियरिंग वर्क प्रोसेस मीन्स कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके और बार बार टेक्निकल चेंजेस करके हम वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले 1 घंटे में 4 यूनिट बनती थी, तो अब 1 ही घंटे में 8 यूनिट कैसे बढ़ाई जाए? क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करी जाए? क्या ट्रेनिंग बढ़ाई जाए? क्या डेवलपमेंट एक्टिविटी करी जाए? क्या मोटिवेशन में कहीं कमी है? दैट्स द री इंजीनियरिंग। हम यहाँ तो बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात करी। कंटीजेंट वर्कफोर्स। कंटीजेंट वर्कफोर्स का मतलब संदिग्ध, ऐसी वर्कफोर्स जिसको हम संविदा पे लेते हैं, इसका कल्चर अभी अभी शुरू हुआ है। जैसे कि अब मैंने बताया था, हमको कोई प्रूफ रीडिंग करानी होती है तब हम ब्रिटेन से करा लेते हैं, तो ये रेगुलर काम आता है? नहीं आता। लेकिन अगर हमको कराना है इंग्लिश में, तो हम कभी कभी उनको काम दे देते हैं, तो दैट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है संदिग्ध वर्कफोर्स। वो वर्कफोर्स जो हमारे यहाँ काम नहीं कर रही, लेकिन यदि काम आता है तो हम उनको बुला सकते हैं। लाइक के ठेकेदार के पास मजदूर नहीं है, लेकिन अभी कभी जरूरत हो गई, छत भरनी होती है, तो वो ज्यादा मजदूर ले आता है, तो दैट इज कंटीजेंट वर्कफोर्स। ये हर कंपनी रखती है बैकअप प्लान के लिए, ताकि वो सप्लाई को मैच कर सके। ठीक है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एग्जाम है इसलिए थोड़ा फास्ट चलना मेरी मजबूरी है, और पर बहुत ही इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज वर्क साइट। डिसेंट्रलाइज का मतलब पहले सेंट्रलाइज हुआ करती थी, एक ही कमांड सेंटर होता था, पूरे एशिया का एक कमांड सेंटर है, वहां से सारी कंपनी ऑपरेट करती थी। अब वर्क साइट को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, यानी कि कमांड सेंटर में भी कमांड सेंटर बना दिए हैं। एक कंपनी आई, इंडिया में आई, तो उसने उसका हेड ऑफिस वहीं बना दिया, सारे डिसीजन, क्योंकि किसी फास्ट डिसीजन प्रोसेस होगा। जी आप यहाँ से जाके एशिया के हांगकांग में जाके परमिशन लगोगे, हांगकांग का अगर यूएस से परमिशन लेगा तो वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगी, तब तक तो यहाँ घटना घट चुकी होती है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो डिसेंट्रलाइज वर्कफोर्स सिंपल है।
इवॉल्विंग रोल ऑफ एचआर। इवॉल्विंग रोल ऑफ एचआर, पहले एचआर का रोल इतना नहीं हुआ करता था, अब एचआर का रोल प्रॉम्प्ट बेसिस पे हो गया है इमर्जिंग ट्रेंड में। चेंजिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, अब एम्प्लॉय क्या चाहता है, अब एम्प्लॉय पहले तो दो ही एक्सपेक्टेशन चाहता था, पहली जॉब सिक्योरिटी और दूसरी बेसिक नीड की रोटी कपड़ा और मकान। अब क्या चाहता है, अब वो गुडविल भी चाहता है, अब वो बिलोंगिंगनेस भी चाहता है, अब वो सेल्फ एस्टीम भी चाहता है, अब वो उसकी नीड्स बढ़ रही है, अब वो ये जॉब सिक्योरिटी के साथ अच्छी हेल्थ इशू, अच्छी वर्क सेफ्टी, अच्छा क्लाइमेट, ये सारी चीजों को डिमांड करता है। दैट इज चेंजिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ी है तो इसके साथ वर्कफोर्स भी अच्छी हुई है, वर्कफोर्स अच्छी हुई तो कंपनी को भी अपग्रेड होना पड़ा है। जब कंपनी अपग्रेड हुई है, जैसे गूगल, फेसबुक, तो वहां पर काम करना एक लग्जरियस अनुभव जैसा हो गया। मीन्स के वर्क तो करना है, लेकिन जो उनके ऑफिस क्वालिटी है, जो उनका मीन्स के प्रेस्टीज की बात होती है कि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो वर्क फोर्स है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ के जो वर्क इथिक्स हैं, वो आपको एक लग्जरियस फीलिंग देते हैं। वहाँ की जो जैसे कार फैसिलिटी, बस फैसिलिटी एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स, फर्नीचर, वहाँ का एटमोस्फियर, ये सारी की सारी इंप्रूव्ड हुई है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हो गए हैं अब एमएनसी में। एचआर डेटा एंड एनालिटिक्स पे मोर एम्फेसिस होने लगा है, यहाँ पे लिखना है आपको, मोर एम्फेसिस होने लगा है, पहले इतना नहीं होता था। वियरेबल टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉइज वेलनेस, अब एम्प्लॉय की वेलनेस को ज्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब कि एम्प्लॉय की वर्क सेफ्टी को। ये ऑलरेडी अपन ने 4th यूनिट में कंप्लीट किया है। पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम, पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम की आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आपका पास अगर माइग्रेट होते हैं, आप एक पर्सन जगह दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां पर ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा। दैट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है किसी को ढांचे को इधर से उधर ले जाना, पोर्ट कर देना, मतलब कि भिजवाना, ठीक है। इंक्रीज द रेगुलेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अब रेगुलेशन, इतनी सारी बेनिफिट तो दी जाती है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, रेगुलेशन ज्यादा एम्फेसिस होता है, और वर्कफोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा बेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी अब उसको एडवांटेज दिए गए। अगर इतना एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि कंपनी के लिए वो एसेट्स बन जाता है। दैट्स व्हाई द रेगुलेशन इंक्रीज हो गए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही ईजी है। थोड़ी देर में इसकी पीपीटी भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएनसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ये टॉपिक तो अपन ने पढ़ रखा है बहुत बार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। इंडिया गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया है कि आपको प्रॉफिट का 4%, 3%, 6%, वो स्लैब वाइज है, उतना आपको सीएसआर करना होता है। सीएसआर क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई स्कूल खोलना है, कोई कॉलेज का ओपनिंग करनी है, कहीं हॉस्पिटल में चैरिटी करनी है, कोई पार्क डेवलप करना है, कोई मीन्स कि कोई चैरिटी टाइप ऑफ वर्क करना है सोशल वेलफेयर के लिए। अब एमएनसी कितना करती है, उसके लिए क्या रूल है ये पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट बिजनेस self-regulation which aims to contribute society goal, activists, charitable nature, engaging and supporting the voluntary, ethically and oriented practice। अब ये कहा गया है कि जो एमएनसी सीएसआर का भी वर्क करती है उस कंट्री के लिए, उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल पर्सन का उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। ये ऑलरेडी बात अपन को पता है, नहीं पता है क्या कि कोई चैरिटी का काम करेगा तो वहाँ के लोकल लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे? बताओ, ये इसकी थ्योरी दे रखी है, और बड़े में क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ द एमएनसी फॉर डूइंग अ सीएसआर एक्टिविटी इन द डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स। तो इसमें भर भर के लिखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज कल्टीवेट पॉजिटिव ब्रांड, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कौन सा बनाती है? पॉजिटिव ब्रांडिंग रिकॉग्निशन होता है, इंक्रीज कस्टमर रॉयल्टी होती है, ये उसके बेनिफिट हो जाते हैं। किसके? सीएसआर के। सीएसआर क्या है? कस्टमर के, सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर करना सीएसआर कहलाता है, ठीक है। अटैक टॉप टायर एम्प्लॉइज, टॉप टायर कंपनी, क्योंकि आप जैसे कि आपने सुना कि विप्रो की कंपनी बहुत चैरिटी कर रही है, एयरटेल बहुत चैरिटी कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? कि टॉप टायर एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं कि दिस इज द वेल कंपनी, हॉनेस्ट कंपनी। टाटा की ओर हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऑनेस्टी आता है, ठीक है, वहां पे वेलनेस आता है, लॉयल्टी की बात होती है, तो दैट इज टॉप टायर एम्प्लॉइज। द टॉप टायर एम्प्लॉय यानी कि टॉपर्स, यानी कि वेल एम्प्लॉइज, है ना। These elements are among the keys of achieving increased profitability and the long term financial success। long term financial success क्योंकि कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है, कंज्यूमर आपके साथ जुड़ जाता है, कंज्यूमर आपके साथ जुड़ जाता है, और आपका रेगुलर ग्रोथ होता है, क्योंकि कंज्यूमर जुड़ा रहेगा, तब जुड़ा रहेगा जब कंपनी ऑनेस्ट होगी, कंपनी वर्क काम करेगी। पतंजलि ने क्या करा? यहाँ पर पतंजलि की केस स्टडी पढ़नी चाहिए।
उनका प्रोडक्ट जब मार्केट में आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है, स्टार्टिंग में ये नहीं कहा, अब वो कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आया तो कब क्या कहते हैं, स्वदेशी अभियान, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए और देश का भला कीजिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब कुछ प्रोडक्ट तो उनके बहुत बेहतरीन और कुछ प्रोडक्ट एवरेज और कुछ प्रोडक्ट बिलो एवरेज, मैं तो क्लियर कहता हूँ, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बिलो एवरेज, कुछ प्रोडक्ट एवरेज और कुछ प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन। तो जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उनसे ब्रांड एम्बेसडरिंग हुई। अब जैसे कोविड काल में उन्होंने कोरोलिन दवा निकाली, ठीक है, कितना इफेक्ट रहा मेडिकल में, वो ट्रायल में है, लेकिन लोगों को ये लगा कि एक आयुर्वेदिक दवा है, एक बहुत अच्छी दवा है, हमारी पुरातन चल रही है, और स्वदेशी अभियान जब उन्होंने चलाया ना तो उससे पतंजलि की ग्रोथ एकदम ट्रिमेंडस हुई। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द CSR। अगर कोई CSR करती है तो लोगों को उससे जुड़ाव होता है और फिर लॉयल्टी, अट्रैक्ट टॉप टायर एम्प्लॉयज एंड द कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हैं और इतने से 15 मिनट 16 मिनट के अंदर मैंने 5 यूनिट निपटा दी। देखो मेरी स्पीड को आज मान गए कि नहीं मान गए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी की पूरी 5 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाना, इमर्जिंग ट्रेंड तो बिल्कुल एकदम रट जाना। थैंक यू।